नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। मित्रों, आप में से कई सारे व्यक्तियों को गुप्त विद्याओं में रुचि होगी। आप में से कई सारे व्यक्ति ज्योतिष सीख रहे होंगे या सीखना चाहते होंगे, और कई सारे लोग ज्योतिष की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अक्सर ऐसे लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है, ये प्रश्न आता है कि क्या उनकी कुंडली में ज्योतिषी बनने के योग हैं? क्या वो एक सफल भविष्यवक्ता बन सकते हैं? आपके इसी जिज्ञासा, इसी प्रश्न का उत्तर लेकर मैं आज के वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिससे कोई व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, अच्छा भविष्यवक्ता बन सकता है, पूर्व जन्मों से इसका क्या संबंध है, और ज्योतिष एक श्रापित विद्या क्यों कही जाती है। जी हाँ, ज्योतिष को हम श्रापित विद्या कहते हैं। वाई एस्ट्रोलॉजी इज अ कर्स। इसका कारण तथ्यों के साथ मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो का विषय रोचक है, ज्ञानवर्धक है। यह वीडियो मैंने आपके ज्ञानवर्धन के लिए ही बनाया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। यह वीडियो विश्लेषण आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। जन्म कुंडली में ज्योतिषी बनने के, एस्ट्रोलॉजर बनने के कई सारे योग होते हैं। उनमें से सारे योग तो मुझे याद भी नहीं है। यदि इनमें से कुछ योग आपकी जन्म कुंडली में पाए जाते हैं तो आप ज्योतिष को सीख समझ सकते हैं, या फिर ऑकल्ट साइंसेज में आपकी रुचि हो सकती है। आप गहराई से गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या कर सकते हैं, और आप अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। तो चलिए समय नष्ट नहीं करेंगे, प्रारंभ कर देंगे आज का वीडियो। जन्म कुंडली में ज्योतिषी बनने के योग। देखिए, इस विषय पर आने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ज्योतिष में रुचि होना, इंटरेस्ट होना एक अलग बात है। ज्योतिष विद्या को सीखना या समझना एक अलग बात है। ज्योतिषी बन जाना, भविष्यवाणियाँ शुरू कर देना, ये एक अलग बात है। और आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो जाए, आपके मुंह से जो बात निकले वो सही हो जाए, ये एक अलग बात है। भविष्यवाणियाँ उसी व्यक्ति की सत्य सिद्ध होती हैं जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, उसके इष्ट देव की कृपा होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है, और जिसकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास होता है। कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट तो बहुत है, वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सीखना शुरू भी कर देते हैं, परंतु कुछ ही समय बीतते बीतते उनको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें उसके बस की नहीं हैं, और फिर वो ऊब कर छोड़ देते हैं। ज्योतिष के कठिन सूत्र जब उस व्यक्ति को याद करने पड़ते हैं, संस्कृत में पढ़ना पड़ता है, तो सारी बातें उसके सिर के ऊपर से निकलने लगती हैं। अर्थात उसका इंटरेस्ट इसकी गहराई में ना उतर के केवल ऊपर ऊपर से इसकी थाह लेना था। और जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि ज्योतिष तो अथाह सागर है, इसमें जितना गहरे डूबते जाओ उतना ही कम है, अंदर घुसते जाओ और एक से एक मोती मिलते जाएंगे, तब उस व्यक्ति के हाथ पर शून्य पड़ जाते हैं। फिर उसको लगता है कि ज्योतिष सीखने से अच्छा है किसी ज्योतिषी को कुछ पैसे दे के अपना भविष्य जान लो। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट केवल इतना होता है कि वो ज्योतिष सीख कर अपनी कुंडली पढ़ सकें, अपने घर वालों की कुंडली पढ़ सकें, अपने मित्रों रिश्तेदारों की पढ़ सकें। इससे ज़्यादा उनका ज्योतिष विद्या में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ज्योतिष में अनुसंधान करना, ज्योतिष में गहराई में उतरना, इसकी उनको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। उनका उद्देश्य केवल अपने बारे में जानना होता है, अपना भविष्य जान लिया, बात खत्म। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष विद्या में गहराई से घुसते हैं, जिनकी आत्मा ही इसी काम के लिए शरीर धारण करती है कि उनको ज्योतिषी बनना है, तो उनको ज्योतिष विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध होती हैं, अर्थात जिनकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास होता है, जो ज्योतिष के लिए ही पैदा होते हैं, ज्योतिष उनके लिए ही बना है, और जिनके ऊपर उसके इष्ट देव की कृपा भी होती है। मित्रों, आपको ये भी समझना चाहिए कि ज्योतिषी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। जो सच्चा ज्योतिषी होगा, जिसकी कुंडली में ज्योतिषी बनने के कई सारे योग उपलब्ध होंगे, मौजूद होंगे, आप मानकर चलिए कि उसने पूर्व जन्मों में बहुत सारी साधना की है, तपस्या की है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। वो सारा ज्ञान, वो सारी साधना उसके सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है। जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो उसकी आत्मा में गहराई में उतरे हुए हैं, और इसी कारण इस जीवन में ज्योतिष के कठिन सूत्र, ज्योतिष की कठिन बातें उसको बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं। वो ज्योतिष सीखने लगता है, और यदि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में साधना तपस्या का एक उच्चतम स्तर प्राप्त किया है तो उसकी भविष्यवाणियां भी सत्य सिद्ध होने लगती हैं। जो हृदय से साफ होगा, जो सात्विक जीवन जिएगा, जो सिगरेट, शराब, जुआ, वैश्यावृत्ति, छल कपट,
फ्रॉड, इन चीज़ों से दूर रहेगा, उसी की भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध होंगी। कई सारे ज्योतिषी ऐसे होते हैं जो ज्योतिष के थोड़े बहुत सूत्र जान लेते हैं, थोड़ी बहुत कुंडली देखने लगते हैं, लेकिन रात को 8 बजते ही दारू की दुकान पे लाइन लगा देते हैं। सिगरेट फूंकना, गुटखा खाना, शराब पीना, मांस मछली का सेवन करना, कई सारे व्यसनों में घिरा रहना और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करना। इस कारण ऐसे व्यक्तियों की भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, सैक्रेड साइंस। ज्योतिष एक दैवीय विद्या है और यह ईश्वर की कृपा से आती है, आपके त्याग तपस्या से आती है। साथ ही मैं आपको यह भी कहूंगा कि प्रत्येक प्राणी का भाग्य ब्रह्मदेव ने लिखा है। भगवान का लिखा हुआ भाग्य लेकर ही हर आदमी अपने कर्मों के अनुसार इस दुनिया में आता है और कर्म फल का भोग भोगता है। जो उसकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र हैं वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बनते हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई ज्योतिषी अगर विधि के इस विधान में, विधि के इस लेख में हस्तक्षेप करता है, उस भविष्य में झांकता है जो केवल और केवल देवता देख सकते हैं, तो उस ज्योतिषी को, उस व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत कई सारे रूप में ज्योतिषी चुकाता है। बहुत सारे ज्योतिषियों को मैंने देखा है जिनकी कुंडली में अच्छे ज्योतिषी बनने के योग हैं, वो अच्छे ज्योतिषी बन भी जाते हैं, परंतु उनके अपने जीवन में कोई ना कोई कमी अवश्य रहती है, कोई ना कोई दुख अवश्य रहता है, परंतु ज्योतिषी उस दुख को दुनिया के सामने जाहिर नहीं करता। ज्योतिषी बनने का सीधा सीधा अर्थ है आपका जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंध होना। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का है, इसलिए एक अच्छा ज्योतिषी अपने जीवन के दुख, दर्द, तकलीफ़ों को, या उसके जीवन में किस चीज़ की कमी है, ये वो गुप्त ही रखता है। दुनिया को इसका पता कभी नहीं चलता। हाँ, उस व्यक्ति के पास, ज्योतिषी के पास जो लोग अपना दुख दर्द लेके आते हैं, उनके दुख दर्द को ज्योतिषी दूर कर देता है। पूर्व जन्मों में ज्योतिषी ने जो साधना की होती है, जो तपस्या की होती है, जो ज्ञान अर्जित किया होता है, उस ज्ञान की बदौलत उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी होती है, उसकी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी इतनी बढ़ चुकी होती है, उसका ऑरा, आभा मंडल इतना तेजमय हो चुका होता है कि जितने भी तरह के दुख, दर्द और तकलीफें हैं, उनको ज्योतिषी सह लेता है। ईश्वर उसको वो दुख सहने की शक्ति देते हैं, पर यही उसका दंड भी है। विधि के विधान में हस्तक्षेप करना, जो भविष्य केवल देवता देख सकते हैं उसको देख लेना और दूसरों को बता देना, तो इसका कहीं ना कहीं दंड तो उसको भोगना पड़ेगा। दूसरों की निगेटिविटी को खत्म करना। कई सारे ज्योतिषी ऐसे होते हैं, विशेषकर जिनका चंद्रमा छठे में बैठा हो, अष्टम का षष्ठम भाव से कोई संबंध हो, द्वादश भाव से कोई संबंध हो, उसके पास लोग रोते हुए ही आते हैं, अपनी शत्रुता के किस्से लेकर के, अपने कोर्ट केस के बारे में जानने के लिए, अपने कर्जों से मुक्ति पाने के लिए, अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए। अर्थात लोग रोते गाते हुए उस व्यक्ति के पास, उस एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं और एस्ट्रोलॉजर उसकी समस्या का समाधान उसको बताता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि व्यक्ति नकारात्मक प्रभाव लेकर उस ज्योतिषी के पास आता है और ज्योतिषी अपने पुण्य का कुछ हिस्सा, अपनी सकारात्मकता का कुछ भाग, कुछ अंश उस व्यक्ति को देकर उसकी समस्या दूर करता है। तो उसकी निगेटिविटी को अपने अंदर समा लेना, यह कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिषी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। मैं यूट्यूब पे या अन्य सोशल मीडिया पे फैले हुए फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं करता। आजकल तो सोशल मीडिया पे एक से एक ज्योतिषी उपलब्ध हैं जो आपको तरह तरह के अतरंगी उपाय बताते हैं। इनके उपायों को देखकर हंसी आने लगती है और लोगों को वैसे ही उपाय चाहिए। लोगों के पास असली ज्योतिषी की, असली विद्वान की कदर नहीं है। आपको भी 2 मिनट मैगी नूडल वाला उपाय चाहिए, इंस्टेंट उपाय चाहिए, कोई कुछ भी करके आपके लिए चमत्कार कर दे। जबकि ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और कर्म फल सबको भोगना होगा, उसका प्रायश्चित करना होगा। जो सच्चा ज्योतिषी होगा, विद्वान ज्योतिषी होगा, वो कभी भी आपको उल्टे सीधे उपाय नहीं बताएगा। वो आपको कठिन मार्ग बताएगा जिस पे चलना आपको पड़ेगा। ज्योतिषी का काम होता है रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना। चलना तो आप ही को पड़ेगा। कर्म आपने बुरे किए हैं तो प्रायश्चित आप ही को करना होगा। आपके बदले ज्योतिषी थोड़ी प्रायश्चित कर लेगा। लेकिन लोगों को पत्थर पहनना है, लोगों के पास मंदिर जाने का समय नहीं है, मंत्र जाप करने का समय नहीं है, ना उनको समझ में आता है ना उनको जानने की इच्छा है, स्रोत पाठ करना उनको सुहाता नहीं है। मुझसे कितने लोग कहते हैं हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हमसे ये सब नहीं होगा, आप कोई दूसरा उपाय बताइए, आप कोई पत्थर बताइए। आपने देखा होगा, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखेंगे या हाल फिलहाल के भी वीडियोज़ देखेंगे, मैंने आज तक अपनी रेमेडीज़ में कभी भी स्टोन्स का जिक्र नहीं किया है। प्रेशियस जेम्स स्टोन्स, चमत्कारी रत्न, मैंने ऐसा किसी उपाय में किसी को भी नहीं बताया है।
ऐसा नहीं है कि जेम्स स्टोन्स काम नहीं करते, उनसे भी लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे जेम्स स्टोन्स की जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी मैंने कभी उपायों के रूप में जेम्स स्टोन बताकर या जेम्स स्टोन्स बेचने की कोशिश नहीं की है। तो जो ज्योतिषी ज्योतिष विद्या का मर्म समझता है, धर्म की बात जानता है, वो कभी भी आपको शॉर्टकट वाले उपाय नहीं बताएगा, 2 मिनट मैगी नूडल नहीं बेचेगा आपको। और आपको भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपके ऊपर जो मुसीबतें आई हैं, जो आपका खराब समय चल रहा है, उसका कारण आप ही हैं और आपको वो भोगना पड़ेगा। हाँ, ज्योतिषीय उपायों से उसकी तीव्रता कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, और सही ज्योतिषी आपको वही बताता है। ज्योतिष के 2 प्रमुख भाग होते हैं, पहला होता है गणित, दूसरा होता है फलित। गणित मतलब कैलकुलेशन। जिस व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा होगा वो कैलकुलेशन में माहिर होगा। प्रेडिक्शन कैसी होगी वो अलग बात है, कैलकुलेशन उसका गजब का होगा। और ज्योतिष का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कैलकुलेशन बढ़िया हो तो व्यक्ति अच्छा पंचांग बना सकता है, कैलकुलेशन बढ़िया हो तो व्यक्ति हाथ से अच्छी कुंडली बना सकता है और बहुत कम समय में बना सकता है। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठेगा, कितने अंश, कितनी कला, कितनी विकला पर बैठेगा, ये हाथ से वो ज्योतिषी कैलकुलेट करके बता सकता है। जब मैं ज्योतिष सीखता अपने गुरु ज्योतिर्विद श्री दिलीप पाठक जी से, तो मैंने हाथ से ही कुंडली बनाने की शुरुआत की थी। आज भी मैं हाथ से कुंडली बना सकता हूं, पर अब चूंकि गणित वाले पार्ट को पूरा करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कई सारे ऐप्स हैं, तो उनकी सहायता से कुंडली तो 2 मिनट में बन के हाजिर हो जाती है, समय कम लगता है। इसलिए मैं भी अब ऐप्स का इस्तेमाल करता हूं, वरना मैंने शुरुआत के कई साल हाथ से ही कुंडली बनाई है। ये जो पुस्तकें आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इनको एफिमेरीज कहते हैं, और इनकी सहायता से ही हाथ से कुंडली बनती है। अयनांश शोधन होता है, भयात भभोग निकाला जाता है, कौन सा ग्रह जन्म कुंडली के किस भाव में बैठेगा, लग्न कितनी डिग्री अर्थात कितने अंश, कितनी कला, कितनी विकला पर होगा, कौन सा ग्रह कितनी अंश, कितनी कला, कितनी विकला पर होगा, ये सारा एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है। तब जाकर के हाथ से कुंडली बनती है। आजकल ये काम ऐप्स और कंप्यूटर बड़ी आसानी से कर देते हैं। कई सारे एफिमेरीज होते हैं जिसमें अयनांश शोधन हम एनसी लाहिरी के इस पुस्तक के द्वारा करते थे। आज भी कई सारे ऐप्स एनसी लाहिरी का ही अयनांश शोधन करते हैं, जिससे जन्म कुंडली बनती है। जन्म कुंडली बनाना कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु आजकल ऐप्स और कंप्यूटर ने काम आसान कर दिया है। अब आप में से कई सारे अति होशियार व्यक्ति, जिनको ये पता है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी ऐप में डालो और कुंडली बन के हाजिर हो जाती है, वो कुंडली बना लेते हैं और उसके बाद अपने आप को ज्योतिषी समझने लगते हैं। कुंडली बना लेना एक अलग बात है, उसको पढ़ना एक दूसरी बात है। कुंडली आपने बना ली, आपके सामने हाजिर हो गई, अब उसके बाद क्या? उसको पढ़वाने के लिए आपको किसी न किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा। और यहीं से ज्योतिष विद्या और ज्योतिषी की महत्ता अर्थात उसका इंपॉर्टेंस प्रारंभ होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जन्म कुंडली में ज्योतिषी बनने के कौन कौन से योग होते हैं, और लास्ट में बता दूंगा कि ज्योतिष को श्रापित विद्या क्यों कहते हैं। देखिए, केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, पंचम भाव और नवम भाव जो त्रिकोण है, षष्ठम भाव और द्वादश भाव तथा एकादश भाव 11th हाउस, इन सब का संबंध यदि अष्टम भाव से बनता हो किसी भी प्रकार से, पंचमेश अष्टम में बैठा हो, अष्टमेश पंचम में बैठा हो, षष्ठेश अष्टम में बैठा हो, अष्टमेश षष्ठम में बैठा हो, नवमेश अष्टम में बैठा हो, अष्टमेश नवम में बैठा हो, लग्नेश अष्टम में बैठा हो, अष्टमेश लग्न में बैठा हो, चतुर्थेश अष्टम में बैठा हो, अष्टमेश चतुर्थ भाव में बैठा हो, दशमेश अष्टम में बैठा हो, अष्टमेश दशम में बैठा हो, एकादशेश अष्टम में बैठा हो, अष्टमेश एकादश में बैठा हो, द्वादशेश अष्टम में बैठा हो, अष्टमेश द्वादश में बैठा हो। इस प्रकार से राशि परिवर्तन हो या दृष्टि का संबंध हो या सूक्ष्म रूप से नक्षत्रों तक का संबंध हो, तब भी व्यक्ति ज्योतिषी बन जाता है। और कई सारे भाव जैसे पंचम अष्टम, नवम अष्टम, एकादश अष्टम, अगर इसका संबंध बन जाए तो अच्छा ज्योतिषी बनता है। अब क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखिए, इन सभी विषयों पर लग्न से लेकर द्वादश भाव तक, लग्नेश क्या है, द्वितीयेश क्या है, तृतीयेश क्या है, चतुर्थेश क्या है, पंचमेश क्या है, षष्ठेश क्या है, द्वादशेश क्या है, अष्टमेश क्या है, नवमेश क्या है, दशमेश क्या है, एकादशेश क्या है, इन सभी विषयों पर हमारे चैनल पर वीडियो पहले ही उपलब्ध है। अगर आप इन सभी विषयों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया ये सारे वीडियोस देख जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर टच करेंगे और सीधा उस वीडियो पे पहुंचेंगे। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख जाएंगे तो आज का वीडियो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। कुछ ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में जो ज्योतिष विद्या सीखने में, अच्छा ज्योतिषी बनाने में, चाहे वो मैथ्स का चैंपियन हो, चाहे वो फलित ज्योतिष का चैंपियन हो, कुछ ग्रहों की प्रमुख भूमिका होती है।
सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, केतु और कुछ हद तक राहु। हालांकि राहु ज्योतिषी कम तांत्रिक ज़्यादा बनाते हैं, और केतु अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पावर देते हैं। अगर जन्म कुंडली में इन ग्रहों की पोजीशन अच्छी है, ये अच्छे भावों में, जिन भावों का भी मैंने जिक्र किया, चर्चा की, इन भावों में विराजमान हो, आपस में कोई दृष्टि युति का संबंध रखते हो, कोई राशि परिवर्तन हो, या नक्षत्रों तक का संबंध रखते हो, तो व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बनता है। भाव और ग्रह मैंने आपको बता दिए। अब कुछ नक्षत्र, जैसे केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद, शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, बुध के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा, भाद्रपद, सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण, राहु के नक्षत्र स्वाति, आर्द्रा और शतभिषा। यदि आपका लग्न सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, केतु, राहु इन नक्षत्रों में बैठे हैं आपकी अपनी जन्म पत्रिका में, बर्थ चार्ट में, तो भी आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। भावों में सबसे इंपॉर्टेंट अष्टम भाव होता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है, ऑकल्ट साइंसेस का है। एकादश भाव 11th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टम से चतुर्थ पड़ता है, अर्थात गुप्त विद्याओं का सुख। चतुर्थ भाव सुख स्थान है, तो गुप्त विद्याओं का सुख आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए 11th हाउस को देखना जरूरी है, उसमें बैठे ग्रहों को देखना जरूरी है। तो 11th भाव भी अच्छा ज्योतिषी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। छठा भाव अष्टम से एकादश पड़ता है, यानी गुप्त विद्याओं का लाभ वो आपको कहाँ मिलेगा? छठा भाव और उसमें बैठे हुए ग्रहों की वजह से। पंचम भाव विद्या का है, पंचम भाव का अष्टम भाव से संबंध बन गया तो ज्ञान किस चीज में हासिल होगा? गुप्त विद्याओं में। सोनम रघुवंशी की कुंडली में भी पंचमेश और अष्टमेश का संबंध है। ये संतानहीन योग भी बनाता है, नाजायज संबंध भी देता है। जब मैं अवैध संबंध, नाजायज रिश्तों वाला वीडियो बना रहा था तो मैंने ये बात बताई थी, ये है उसका स्क्रीनशॉट। ऐसा नहीं कि पंचमेश और अष्टमेश का संबंध है तो केवल अच्छा ज्योतिषी ही बनेगा आदमी, उसके और भी कई सारे मायने होते हैं। नवांश कुंडली में यदि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ जाए या छठे भाव में बैठ जाए तो भी अच्छा ज्योतिषी बनता है व्यक्ति। और उस चंद्रमा का संबंध यदि शुक्र, बृहस्पति, केतु से हो जाए, शनि से हो जाए, पंचम भाव, नवम भाव से हो जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ज्योतिषी बनने के जितने अधिक योग उपस्थित होंगे वह व्यक्ति उतना अच्छा और उतना उच्च दर्जे का ज्योतिषी बनेगा। चतुर्थ भाव सुख स्थान होता है। सुख स्थान में यदि बृहस्पति, शुक्र, केतु, सूर्य इत्यादि बैठ जाएं, शनि बैठ जाए तो भी व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी होता है। बृहस्पति और केतु की बात मैं स्पेशल रूप से करूंगा सुख भाव में, चतुर्थ भाव में, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं और केतु आध्यात्म के ग्रह हैं। तो इनका चतुर्थ भाव में बैठना अर्थात इन चीज़ों का सुख, इन चीज़ों की वृद्धि, इनका ज्ञान आपको मिलेगा। आमतौर पर ऐसे लोग सात्विक होते हैं, परोपकारी होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं। गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन, बृहस्पति ज्ञान है, शनि वैराग्य है, एकांत है। अच्छा ज्योतिषी वही होता है जो एकांत में जाके साधना करता है, जो मन से वैरागी होता है, जो ज्ञान का भूखा होता है। तो गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन अगर बन गया जन्म कुंडली में कहीं भी, विशेषकर एकादश भाव 11th हाउस में, तो ये डबल योग बन गया ज्योतिषी बनने का। एक तो गुरु शनि का कॉम्बिनेशन ऊपर से 11th हाउस में, अगर ये कॉम्बिनेशन अष्टम भाव से भी किसी प्रकार का संबंध बना ले, केतु से भी संबंध बना ले, पंचम से नवम से संबंध बना ले, तो ये फिर ज्योतिषी बनने के कई सारे योग मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। गुरु का सूर्य की राशि में या सूर्य के नक्षत्र में बैठना, सूर्य का गुरु की राशि में बैठना, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठना, तब भी यह ज्योतिषी बनने का बड़ा अच्छा योग होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरुओं का सच्चा भक्त होता है, गुरुओं से ज्ञान अर्जित करता है और समय के साथ खुद भी गुरु बन जाता है। समाज में इसको बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है, लोग गुरुजी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ज्योतिषियों को लोग गुरुजी कह के भी पुकारते हैं। अष्टम भाव के साथ केतु का संबंध बन जाए, शनि का संबंध बन जाए अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ, तब भी ज्योतिषी बनने के योग बन जाते हैं। बृहस्पति का चंद्रमा से किसी प्रकार का संबंध बनना, या फिर चंद्रमा का जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठना, चंद्रमा का नीच का हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे ज्योतिषी के हैं। आत्मकारक ग्रह का एकादश भाव में बैठ जाना,
आत्मकारक ग्रह जन्म कुंडली में वो होता है जो सबसे अधिक अंशों पर विराजमान होता है आपकी जन्म कुंडली में। भाव कोई भी हो सकता है, कहीं भी बैठा हो सकता है, पर उसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जिसको हम हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट भी कहते हैं। वो आत्मकारक होता है। यदि ये आत्मकारक ग्रह अष्टम में बैठ गया, एकादश में बैठ गया, छठे में बैठ गया, पंचम में बैठ गया, लग्न में बैठ गया, चतुर्थ में बैठ गया, सप्तम दशम में बैठ गया, नवम में बैठ गया, तो अच्छा ज्योतिषी बनाता है। आत्मकारक और अमात्य कारक का संबंध हो जाए। अमात्य कारक इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट। आत्मकारक के बाद जो दूसरा ग्रह सबसे अधिक अंशों पर विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में, वो अमात्य कारक होता है। यदि आत्मकारक और अमात्य कारक का कोई संबंध बनता है, यदि आत्मकारक और अमात्य कारक का सूर्य से, बृहस्पति से, शुक्र से, चंद्रमा से, केतु से संबंध बन जाए, तब भी आप अच्छे ज्योतिषी बनते हैं। केतु इंट्यूशन पावर देता है। देखिए, भविष्यवाणियां उसी की सत्य सिद्ध होती हैं जिसको अंतर्ज्ञान की शक्ति मिली होती है, और अंतर्ज्ञान की शक्ति बिना ईश्वर कृपा के नहीं आती, बिना देवी सरस्वती की सहायता के, उनकी कृपा के नहीं आती। राहु अगर अष्टम में बैठा हो या कहीं भी बैठ करके जन्म कुंडली में और अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो, तो व्यक्ति को अच्छा तांत्रिक बनाता है। व्यक्ति अभिचार कर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन इत्यादि विद्याओं में। कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, गंधर्विनी, इनको साधने की कोशिश करता है। उग्र तामसिक शक्तियों की साधना करता है। देवी बगलामुखी, देवी प्रत्यंगिरा, इनकी साधना करता है और इसमें सफलता भी मिलती है। डिपेंड करता है बाकी के योग क्या है, राहु कितना पावरफुल है इस पर, परंतु ये एक अच्छा तांत्रिक बनने के योग हैं। बुध जो गणित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका छठे, आठवें और 12वें भाव से कोई संबंध होना, नवम और पंचम से कोई संबंध होना, एकादश भाव से कोई संबंध होना, या फिर जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों से कोई संबंध होना, ये ज्योतिष में कैलकुलेशन में माहिर बना देता है आदमी को। मेरे गुरुजी श्री ज्योतिर्विद दिलीप पाठक जी, जिनसे मैंने ज्योतिष सीखा था, उनका मैथ्स बहुत ज़बरदस्त था। वो पंचांग बनाने में भी माहिर थे। वो हाथ से कुंडलियां बनाते थे तो इस स्पीड में बनाते थे कि एक ही दिन में कई कई कुंडलियां बना देते थे, जबकि हम लोगों को हाथ से कुंडली बनाने में कई पन्नों का कैलकुलेशन होता, उसमें काफ़ी समय लगता था। पर ज्योतिष के कई सारे सूत्र जो मैथ्स से, गणित से संबंध रखते हैं, वो उनको कंठस्थ थे। तो किसी भी ज्योतिषी का गणित और फलित दोनों एक साथ अच्छा हो, ऐसा कम देखने को मिलता है। किसी का गणित अच्छा होता है तो किसी का फलित अच्छा होता है। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इस दुनिया में फलित का ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि गणित वाला भाग तो ऐप्स और कंप्यूटर से हो जाता है, परंतु प्रेडिक्शन, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, लोगों को अपना भविष्य देखना है। और सफल ज्योतिषी वही है जो उनके सवालों का जवाब दे दे, जो उनका भविष्य उनको दिखा दे। गणित आपने कितना किया, कितनी मेहनत की, कितने घंटे लगाए, इससे आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बोली हुई बात सही हुई या नहीं, आपने जो पैसे लिए हैं, जो शुल्क लिया है, जो फीस ली है, उसके बदले में आप उस व्यक्ति को संतुष्ट कर पाए या नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है। देश में कब अकाल पड़ेगा, कब वर्षा होगी, कब सुनामी आएगी, कब भूकंप आएगा, कब आग लगेगी, कब सत्ता का परिवर्तन होगा, कब सामूहिक नरसंहार होगा, कब दंगे होंगे, कब युद्ध होगा, कब समृद्धि आएगी, ये सारी चीज़ें भी ज्योतिष का ही अंग हैं। और इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन पार्ट बहुत मजबूत होना चाहिए, अर्थात बुध बहुत मजबूत होना चाहिए। अब हाथ की रेखाओं में कुछ साइंस ऐसे मिलते हैं जो अच्छे ज्योतिषी बनने का संकेत देते हैं। जैसे बृहस्पति का पर्वत उभरा हुआ हो, ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट फिंगर के नीचे, ये बृहस्पति का पर्वत है, जुपिटर का माउंट है। अगर ये उभरा हुआ है, अच्छा है, तो व्यक्ति को ज्ञान की भूख है, व्यक्ति बहुत ज्ञानी है। अगर यहाँ वलय भी है, बृहस्पति का वलय एक सर्कल टाइप का यहाँ पे बनता है, जुपिटर का सर्कल या रिंग कहते हैं इसको, तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी है। और ये जो हार्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, इसको हृदय रेखा कहते हैं, जो कनिष्ठा उंगली के नीचे से बुध के पर्वत से शुरू होती है और बृहस्पति पर्वत तक आती है। यदि ये दो मुखी हो जाए, दो ब्रांचेज हो इसकी, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक ब्रांच शनि और बृहस्पति की उंगली के बीच चली गई और दूसरी ब्रांच बृहस्पति पर्वत पर चली गई, तो ये भगवान विष्णु की कृपा का संकेत है। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है, जिसने पूर्व जन्मों में साधनाएं की होती हैं, तपस्या की होती है, ज्ञान अर्जित किया होता है, सात्विक जीवन बिताया होता है, उसी के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है। और हृदय रेखा की ये दूसरी लाइन बृहस्पति पर्वत पर जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी, अच्छा ज्ञानी होता है, बहुत गहरा ज्ञान होता है, और वो एक अच्छा लीडर भी हो सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हाथ में कौन कौन से पर्वत ज्योतिषी बनने का संकेत देते हैं। शुक्र पर्वत यदि बहुत अच्छा हो, उभरा हुआ हो, चंद्र पर्वत बहुत उभरा हुआ हो, बुध का पर्वत उभरा हुआ हो, इस उंगली के नीचे, छोटी उंगली के नीचे, ये चंद्रमा का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है। राहु और केतु का पर्वत भी उभरा हुआ हो तो व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी होता है। केतु का स्थान हाथ के नीचे होता है यहाँ पे, और राहु का स्थान यहाँ होता है, ये बीच में। ये मंगल का स्थान है, ये मंगल का स्थान है, दोनों के बीच में यहाँ राहु का स्थान होता है। कई सारी लाइंस भी हैं ऐसी जो शुक्र पर्वत से निकल के राहु पर्वत तक जाएं, शनि पर्वत तक जाएं, चंद्रमा से निकल के शनि पर्वत तक जाएं, बृहस्पति के पर्वत तक जाएं, तो ये संबंध बना देती हैं ज्योतिषी बनने का। और भी ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं, सबको इस समय याद करना और आपको बताना मेरे लिए संभव नहीं है। मोटे मोटे ये कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पर कि भाई ज्योतिष श्रापित विद्या क्यों है, ज्योतिषी को इसका क्या नुकसान होता है। देखिए, अगर लग्न का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बनाएगा, जो कई सारे ज्योतिषियों की कुंडली में होता है, लग्नेश और अष्टमेश का कोई संबंध होता है, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी चाहे कितना भी अच्छा हो, उसकी प्रेडिक्शन कितनी भी बढ़िया हो, वो हमेशा बीमार रहेगा। हमेशा उसके शरीर में, मन में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई तकलीफ रहेगी, और ये बात वो दुनिया को बता नहीं सकता, छुपा के ही रखना पड़ेगा उसको। इसी प्रकार जन्म कुंडली के जिस भाव का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बनाएगा, उस भाव से संबंधित कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दुख उस व्यक्ति को, अर्थात ज्योतिषी को होगा ही होगा, उसको झेलना पड़ेगा। अगर पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बनाता है, व्यक्ति ज्योतिषी कितना भी अच्छा हो, किंतु वो संतानहीन योग बनता है, उसको संतान संबंधी कोई ना कोई समस्या होगी, या तो उसके बच्चे ही नहीं होंगे या फिर बच्चों से संबंध बहुत खराब होंगे। लोगों को लगता है कि ज्योतिषी के जीवन में सब अच्छा है, ऐसा नहीं होता। ज्योतिषी को ज्योतिष विद्या सीखने की और भविष्यवाणियां करने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर षष्ठम भाव का संबंध अष्टम भाव से होगा तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा ज्योतिषी चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो हमेशा बीमार रहेगा और उसको लंबी चलने वाली बीमारियां होंगी। अगर महिला है तो उसको यूट्रस ओवरी से संबंधित कोई समस्या हो जाएगी, गंभीर रोग होगा पेट के अंदर। पुरुष को भी पेट के अंदर अंतड़ियों में कोई ना कोई गंभीर रोग होगा, कई सारे ऑपरेशंस होंगे उसके ऊपर कर्ज चढ़ा रहेगा, उसकी शत्रुता रहेगी। मतलब ज्योतिषी के अपने जीवन में कोई ना कोई कमी रहेगी। यदि नवम भाव का संबंध अष्टम भाव से हो गया तो इस व्यक्ति के अपने परिवार से, विशेषकर अपने पिता से झगड़े होंगे, पिता से संबंध खराब होंगे, और यह व्यक्ति अपने पारिवारिक कर्तव्यों को ठीक से निभा नहीं पाएगा। उसके कारण गृह क्लेश होगा, मानसिक चिंता होगी, भाग्य इस व्यक्ति का साथ नहीं देगा, चाहे वो ज्योतिषी कितना भी अच्छा हो। जब उसको भाग्य की आवश्यकता पड़ेगी तो भाग्य उसके साथ नहीं होगा। यदि एकादश भाव का संबंध अष्टम भाव से हो गया तो ऐसा व्यक्ति कमाई के लिए तरसता रहेगा, ज्ञानी बहुत है, दूसरों का भला कर देता है, ज्योतिष की बड़ी अच्छी जानकारी है, पर पैसा नहीं आएगा उसके पास। लाभ के लिए तरसता रहेगा, बड़े भाई बहनों से दूरियां रहेंगी, उनसे झगड़े होंगे, मित्र मंडली छोटी हो जाएगी। अगर दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति चाहे ज्योतिषी जितना भी अच्छा हो, उसका काम धंधा कभी स्टेबल नहीं होगा, कभी टिक के एक जगह काम नहीं कर पाएगा, नौकरियां छूटती रहेंगी या नौकरी मिलेगी ही नहीं। पिता से संबंध खराब होंगे, समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, अपमानित होना पड़ेगा। यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश अष्टम में ही बैठा हो, वैसे तो स्थिति बहुत अच्छी है, अच्छा ज्योतिषी बनाती है, लेकिन ससुराल पक्ष से उस व्यक्ति के झगड़े होंगे, कई बार ससुराल पक्ष से अपमान भी होगा। हालांकि वो पीएचडी रिसर्च, ज्योतिष तो अनुसंधान का विषय है, इसमें बड़ा अच्छा होगा, लेकिन कभी ना कभी उसको अपमान भी झेलना पड़ेगा ससुराल पक्ष से। हालांकि ये सारे प्रभावों के साथ जन्म कुंडली में और क्या क्या योग बन रहे हैं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है या नहीं, कोई शुभ राजयोग बन रहा है या नहीं, इस पर भी परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु ये मूल बात, ये मोटी मोटी बातें तो उस ज्योतिषी के जीवन में रहेंगी ही रहेंगी। अर्थात ज्योतिष विद्या सीखने की, दूसरों का भविष्य सुधारने की, भविष्य में झांकने की, दूसरों के दुख दर्द दूर करने की वो ज्योतिषी कीमत चुकाता है। बिना कीमत चुकाए, बिना प्राइस पे किए कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी नहीं बन सकता, ये आप मान लीजिए। और यही कारण है कि आपको ज्योतिषी की इज्जत करनी चाहिए। आप ज्योतिषी को अठन्नी चवन्नी वाला पंडित ना समझें। अगर कोई सच्चा ज्योतिषी है तो समझिए वो दुख दर्द तकलीफ सहकर समाज की सेवा के लिए जिंदा है। तो मित्रों, यह था जन्म कुंडली में ज्योतिषी बनने के योग, और ज्योतिष एक श्रापित विद्या है मेरी नज़र में, मेरे ऑब्जर्वेशन में, जो मैंने आपके सामने रखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।